गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासों में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 जो हमारे बायोलॉजी का चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर को कल शुरू कर लिया था और अपना जो प्रीवियस वीडियो था उस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कोशिका के बारे में। उस वीडियो में हमने कोशिका की खोज के बारे में बात की थी, कोशिका शब्द कहाँ से आया इसके मामले में हमने बात की थी। जितनी भी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कोशिका की तो अपने पास क्वेश्चन बनता है कोशिका किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द सेल। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो कल प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किस सन में कोशिका की खोज की गई थी, तो हमने कल ये भी पढ़ा था कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में की, तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो 17वीं शताब्दी तक बोतलों का मुँह बंद करने के लिए जो कोर्क के टुकड़े इस्तेमाल किए जाते थे उसी कोर्क के टुकड़े में कोशिका की खोज की गई थी। तो किसी बच्चे ने कॉल करके मेरे से क्वेश्चन किया कि सर जो 17वीं शताब्दी तक आपने बताया कि भाई बोतलों का मुँह बंद करने के लिए कोर्क का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये कोर्क का टुकड़ा ही क्यों इस्तेमाल किया जाता था। कल मैंने तुम्हारे को ये बताया था कि भाई जो कोर्क है, जो द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट्स हैं, उनमें जब द्वितीय वृद्धि होती है तो उसके बाद उनके तने पे कोर्क का निर्माण हो जाता है। मृत सेलों से बना हुआ एक मोटा स्तर होता है कोर्क, जो वायु और पानी को अंदर प्रवेश नहीं करने देता तने में। ये अपन ने बात करी थी कल के वीडियो में। तो बोतलों का मुँह बंद कोर्क से इसलिए किया जाता था कि कोर्क किसी भी प्रकार की नमी और वायु को बोतल के अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। तो बच्चा मृत सेल से निर्मित है, जिसे द्विबीजपत्री पौधों के तनों से प्राप्त किया जाता था। तो मृत सेल की वजह से न ही तो किसी प्रकार की नमी या पानी और न ही हवा उसके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो जब बोतल को ढक्कन की जगह, क्योंकि उस वक्त ढक्कनों का प्रचलन नहीं था, कैप नहीं थे बोतलों पे लगाने के लिए, तो उस वक्त बोतलों को कोर्क से ही बंद किया जाता था ताकि कोई नमी या पानी वायु वगैरह उसमें प्रवेश न कर सके। उसके बाद हमने कुछ सामान्य बातें करी थी। सूक्ष्मदर्शी के बारे में हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से इसने इसको खोजा होगा। अब हमने लास्ट में ये बात की थी कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका मृत थी। वो कोशिका कैसी थी, मृत थी। उसके बाद सन 1674 के अंदर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज करी थी। इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की, सेल किसे कहते हैं। तो अब अपन डेफिनेशन ले लेते हैं ताकि तुम्हें लिखने में आसानी हो और तुम इसको ठीक तरीके से समझ सको। हम सबसे पहले बात करते हैं सेल या कोशिका किसे कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं प्रत्येक सजीव के शरीर की, प्रत्येक सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। प्रत्येक सजीव का शरीर की जो संरचना है वो किससे मिलकर बनी हुई है, कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हुई है। कल मैंने बताया था प्रकोष्ठ जैसी संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। हर एक जीव का शरीर, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे वो जीव जंतु हों, सभी के शरीर में ऐसे सूक्ष्म कोष्ठ रूपी संरचनाएं मौजूद हैं। तो शरीर की संरचना भी कोशिका से मिलकर बनी हुई है। और क्रियात्मक का मतलब किसी भी जीव का शरीर जितनी भी प्रक्रियाएं संपन्न करता है, वास्तव में जितनी भी क्रियाएं वो संपन्न करता है, वो सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से किसके द्वारा संपन्न की जाती हैं, कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। इसलिए सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। उसके बाद अपने एक नया शब्द और यहाँ काम में लेते हैं, साइटोलॉजी। इसे सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं। इसे ही कोशिका विज्ञान कहा जाता है। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विज्ञान क्या है भाई, देखो जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान की शाखा है साइटोलॉजी, तो दोबारा सुने, साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है आधुनिक रूप में। इसे कोशिका विज्ञान भी बोलते हैं। हिंदी में इसका रूपांतरण क्या है, कोशिका विज्ञान। ये कोशिका विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका, ध्यान रखना अंग्रेजी में कोशिका के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सेल। जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसमें कोशिका की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाए उसे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहा जाता है। तो अपन परिभाषा कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, अपन इस तरीके से दे सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, या सेल बायोलॉजी कोशिका विज्ञान भी जिसे बोलते हैं, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सेल या कोशिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये तो अपने पास कोशिका और कोशिका विज्ञान की परिभाषा हो गई। उसके बाद देखो वीडियो को अपन थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। कक्षा 9 के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक लगातार स्मार्टफोन को आंखों के सामने नहीं रख सकते, तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपन एक चीज़ को 1 2 बार 3 बार 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 रिपीट करते हुए चलें ताकि तुम उसको समझ भी सको और अपन थोड़ा सा स्पीड से भी चल सके। अब हमने कल बात कर ली थी मृत कोशिका की। कल किसकी बात कर ली थी हमने? मृत सेल की बात करी थी। सबसे पहले मृत सेल की खोज किसने कर ली थी भाई? रॉबर्ट हुक ने कर ली थी। अपनी स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी के अंदर रॉबर्ट हुक ने किसको देखा था? मृत सेल को देखा था। उसके बाद सन 1674 के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। वैज्ञानिक का क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ये भी कोशिका जैसी कुछ संरचना, मतलब सूक्ष्म सैंपल लिया, जैसे अपन ने स्लाइड बनाई थी। तो इन्होंने जो स्लाइड बनाई वो किसकी बनाई थी? तालाब के पानी की। किसकी स्लाइड बनाई? तालाब के पानी की बूंद स्लाइड पर डाल ली। इसके अलावा उसी टाइम उन्होंने जो दांत होते हैं अपने पर, अगर अपना दांत की बात करें तो दांत के ऊपर अगर अपन यूँ इसको थोड़ा सा खुरचें तो दांत के ऊपर की जो खुरचन आ जाएगी, उसकी भी इसने स्लाइड बनाई थी। तो दांत का मैल कह सकते हैं अपन, दांत का मैल या खुरचन, दांत का मैल या खुरचन। और तालाब के पानी की जब इसने स्लाइड बनाई तो इसके अंदर इसको कोशिका नजर आई, वहाँ पर भी इसको क्या नजर आई? सेल नजर आई। इसने कहा कि जो प्रकोष्ठ रूपी संरचनाएं हैं ये इस स्लाइड के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। वास्तव में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने तालाब के पानी में जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका कौन सी कोशिका थी? जीवित सेल थी। कैसी कोशिका थी वो? जीवित सेल थी। अब हम बात करते हैं कि कोई कोशिका मृत या जीवित कैसे है, इसका हमें पता कैसे लगे। जैसे मान लो अगर हम यूँ इस तरीके से डायग्राम बनाकर देखें, ये हमारे पास 2 सेल हैं, ठीक है। आगे हम जब कोशिका का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तो हम इस कोशिका के बाह्य आवरण के बारे में, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसके बारे में, इसके अंदर अंग जो मौजूद है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। अपन अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी उस कोशिका के अंदर ये जो बाहर की लेयर है इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ था या मौजूद थे, इसके आंतरिक द्रव में किसी प्रकार की कोई हलचल या कोई मूवमेंट रॉबर्ट हुक को देखने को नहीं मिला। तो जिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव है, इस द्रव को मैं साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ। ये क्या होता है इसके बातें हम आगे करेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन चैप्टर को आगे लेके चलेंगे इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। शॉर्ट में एक्सप्लेन करने या समझाने के पर्पज से अपन इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे, अपना प्रश्न ये है कि एक कोशिका को मृत और जीवित किस तरीके से कह सकते हैं, या कौन सी कोशिका मृत होती है और कौन सी कोशिका जीवित। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी उसका जो जीवद्रव्य था वो सूखा हुआ था, ठोस रूप में था। अंदर का जो जीवद्रव्य था किसी प्रकार की कोई मूवमेंट या हलचल उसको कोशिका में देखने को नहीं मिली। लेकिन रॉबर्ट हुक ने तालाब के पानी की जो बूंद लेकर स्लाइड बनाई थी उस कोशिका का जो अंदर का जो जीवद्रव्य था वो गाढ़ा नहीं था। अंदर का जो जीवद्रव्य या साइटोप्लाज्म था वो क्या नहीं था? गाढ़ा नहीं था। इसमें विभिन्न प्रकार का मूवमेंट इसको देखने को मिला, मूवमेंट या हलचल कोशिका के अंदर इसको देखने को मिली। तो जिस कोशिका का जीवद्रव्य अंदर से गाढ़ा या ठोस होता है उस कोशिका को क्या कहा जाता है? मृत सेल। और जिस कोशिका का जीवद्रव्य के अंदर में मूवमेंट या हलचल नजर आती है उसे क्या कहा जाता है? जीवित सेल। अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम किसी पौधे के तने के या शाखा की या पत्ती के अनुप्रस्थ काट लेके अगर देखें तो उस कोशिका के अंदर, हरे भाग की कोशिका के अंदर हमारे को मूवमेंट नजर आएगा, विभिन्न प्रकार के अंग और हिलता डुलता जीवद्रव्य हमें उसमें देखने को मिलेगा। तो वो कोशिका कौन सी कोशिका हो गई? जीवित कोशिका। लेकिन अगर उसी डाइकोट प्लांट के तने के सबसे बाह्य त्वचा वाली परत की कोशिका की हम बात करें, या जब तने से अपन पौधे के तने को काट कर अलग कर लें, जब वो थोड़े दिनों बाद वो सूख जाए, सूखने के बाद अगर उसके हम टीएस लेके उसको देखेंगे, या जैसे मान लो अगर अपने किसी पौधे की लकड़ी का उपयोग करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने के लिए, चारपाई बनाने के लिए, तो अगर हम खिड़की दरवाजों चारपाई वो भी तो लकड़ी का भाग ही है, पेड़ से ही तो प्राप्त हुई है वो लकड़ी हमारे को। अगर हम उस लकड़ी की टीएस लेके
खिड़की दरवाज़ों की लकड़ी से टीएस लेकर उसकी कोशिका को देखें तो सभी कोशिकाएं अपने को कैसी नजर आएंगी, मृत नजर आएंगी। जबकि वही लकड़ी का टुकड़ा या जो तने का भाग है, अगर किसी दिन वो पेड़ से जुड़ा हुआ था और उस वक्त अगर हम उसकी टीएस लेके देखते तो वो हमें कैसी नजर आती, जीवित नजर आती। तो इस तरह कोशिकाएं मृत होती हैं और जीवित भी होती हैं। तो इस तरह सबसे पहले मृत और जीवित कोशिकाओं के बारे में जान लिया गया। करते हैं कोशिका की माप एवं आकार की। ये सब चीज़ें आपको जैसे जैसे पढ़ाई समझाई जा रही है उसके साथ साथ आप इनको नोट करते चले, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इनको जैसे समझाऊंगा थोड़ी देर बाद मेरे द्वारा इनको मिटा दिया जाएगा, फिर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगी चीज़ें, दोबारा फिर रिपीट नहीं होंगी। इसलिए जैसे जैसे मैं इनको लिखता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, साथ साथ आप भी लिखते चलें और समझते चलें। अब अगर हम बात करें कोशिका के माप की और कोशिका के आकार की, भाई कोशिका होती कैसी है? क्या सभी जीवों में कोशिकाएं एक जैसी होती हैं, इनका माप अलग अलग होता है, आकार अलग अलग होता है? अगर इसकी बात करें तो देखो, अपना जो अगला टॉपिक है वो शुरू हो रहा है सेल की माप एवं आकार। देखो भाई, अगर कार्य की दृष्टि से बात की जाए तो कार्य की दृष्टि से कोशिका की माप एवं आकार एक जैसी होती है क्या? नहीं। कार्य की दृष्टि से कोशिकाएं अलग अलग माप एवं अलग अलग आकार की होती हैं। तो अपना जो मुख्य टॉपिक है उसका प्रथम बिंदु है कार्य की दृष्टि से कोशिकाओं की माप एवं आकार अलग अलग होता है। कार्य की दृष्टि से कोशिकाओं की माप एवं आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। कोशिकाओं के औसत व्यास की बात करें, कोशिकाओं के अगर हम औसत व्यास की बात करें तो कोशिकाओं का जो औसत व्यास है, जिसको वैज्ञानिकों के औसत व्यास होता है कोशिका का, वो होता है 0.5 से 20 माइक्रोमीटर। औसत व्यास होता है कोशिका का 0.5 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर में इसके व्यास को क्या किया जाता है? मापा जाता है, पर माइक्रोन भी लिख सकते हैं। तो 0.5 से 20 माइक्रोमीटर कोशिका का औसत व्यास होता है। अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें, अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका तो वो है माइकोप्लाज्मा। अब तक खोजी गई सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और इसका व्यास कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा का व्यास कितना होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। अब अगर हम एक और कोशिका की बात करें, एक और बहुत ही छोटी कोशिका की बात करें तो वो है PPLO। याद रहे PPLO, मैंने बात की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, लेकिन मैंने जो PPLO लिखा है, ये PPLO एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही है। PPLO क्या है? एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा, जिसका पूरा नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया समजीव। ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही है PPLO। PPLO क्या है? एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा, जिसे प्लूरोनिमोनिया समजीव कहा जाता है। इसका जो व्यास होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है? 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया सेल की, बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का उदाहरण अपन ये भी मानते हैं। अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें, बैक्टीरिया सेल या जीवाणु कोशिका की बात करें तो जीवाणु कोशिका या बैक्टीरिया सेल का व्यास होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया सेल का व्यास कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ थोड़े बड़े होते हैं। इसलिए हम जब भी बैक्टीरिया सेल का व्यास की या बैक्टीरिया सेल के औसत व्यास की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लगभग कितना होता है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें ह्यूमन शरीर में, मानव शरीर में पाई जाने वाली RBC कोशिकाएं, नाम सुना होगा आपने छोटी क्लासों में, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। RBC कोशिकाएं जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं, इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। RBC सेल्स का व्यास कितना होता है? लगभग 7 माइक्रोमीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अब तक पृथ्वी पर खोजे गई सबसे बड़ी कोशिका का एग्जाम्पल क्या है, तो इधर देखो, आज तक पृथ्वी पर खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी सेल, आज तक पृथ्वी पर खोजी गई सबसे बड़ी सेल क्या है? वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है भाई? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, ये आज तक खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका है।
इसका जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, शतुरमुर्ग के अंडे का व्यास कितना होता है, 100 से लेकर 150 माइक्रोमीटर इसका व्यास हो सकता है। 100 से लेकर 150 माइक्रोमीटर शतुरमुर्ग के अंडे का व्यास हो सकता है। इसी क्रम में हम बात करें कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका अब तक खोजी गई सबसे जो लंबी कोशिका है वो कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। अब से सब तक लंबी खोजी गई कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल अब तक खोजी गई सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल है। तो ये तो कुछ कोशिकाओं के माप की बात हो गई। जैसे अभी देखो, कार्य की दृष्टि से कोशिकाओं की माप एवं आकार अलग अलग होता है। अगर औसत व्यास की बात करें तो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोमीटर हमारे को कोशिका का व्यास देखने को मिलेगा। इसमें से भी हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए। जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा, जिसका व्यास 0.3 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा ही है, जिसे प्लूरोनिमोनिया समजीवी भी कहा जाता है। इसका व्यास 0.1 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें बैक्टीरिया सेल या जीवाणु कोशिका की, तो इसका व्यास होता है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें आरबीसी सेल्स, ह्यूमन शरीर में पाई जाने वाली लाल रुधिर कोशिकाएं, इनके व्यास की बात करें तो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें आज तक खोजी गई सबसे पृथ्वी पर अब तक खोजी गई सबसे बड़ी कोशिका की, तो वो कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो वो कौन है भाई, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद हम बात करते हैं क्या सभी कोशिकाएं आकार में एक जैसी होती हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हम बात करें तो अलग अलग जीवों में या एक ही जीवी के शरीर में कार्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कोशिकाओं का आकार होता है वो एक जैसा नहीं होता। हमारे को कोशिका किस किस तरीके की देखने को मिल सकती हैं। अगर हम देखें तो हमारे को कोशिकाएं गोल भी देखने को मिल सकती हैं। जीवों के शरीर में कैसी कोशिकाएं देखने को मिल सकती हैं, गोल भी मिल सकती हैं, लंबी भी मिल सकती हैं, उभयोतल सेल्स, जैसे हमारी जो आरबीसी कोशिकाएं हैं ये उभयोतली हैं, उभयोतल भी देखने को मिल सकती हैं। हमारे को शाखान्वित भी देखने को मिल सकती हैं। कैसे देखने को मिल सकती हैं, शाखान्वित। हमारी जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं भी हमारे को कैसे देखने को मिलेंगी, शाखान्वित देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें तो ये अनियमित भी हो सकती हैं। कोशिकाएं कैसे हो सकती हैं, अनियमित, जिनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे WBC, हमारे शरीर में पाई जाने वाली WBC कोशिका कैसी है, अनियमित है। ये देखो, सभी कोशिकाओं का व्यास एक जैसा नहीं होता। कुछ कोशिकाएं गोल हो सकती हैं, कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं, कुछ अभ्योतल होती हैं, कुछ शाखान्वित होती हैं, कुछ अनियमित आकार की होती हैं, तथा कुछ कोशिकाएं स्तंभाकार भी हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं, स्तंभाकार भी हो सकती हैं। इस तरह कार्य की दृष्टि से सभी कोशिकाओं को अगर हम देखें तो कोशिकाएं हमारे को एक जैसी दिखाई नहीं देंगी। ये तो हो गई कुछ सामान्य बातें कोशिका की माप एवं कोशिका के आकार के बारे में। रिपीट कर दिया। जैसे जैसे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है ताकि आपको ज़्यादा देर तक स्मार्टफोन के सामने बैठा नहीं रहना पड़े। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं या पॉज करके रिलैक्स होकर फिर दोबारा देख सकते हैं। अगर हम बात करें बताया है उसी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैं तुम्हारे से बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या सभी कोशिकाएं आकार और आकृति में एक जैसी होती हैं। मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सभी कोशिकाएं आकार एवं आकृति में एक जैसी होती हैं। नहीं। इसका आंसर है कि सभी कोशिकाएं आकार और आकृति में एक जैसी नहीं होती। ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। अब से पहले जो कोशिका के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। नहीं। सभी जीवों में पाई जाने वाली या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई नहीं देती। एक ही जीव के शरीर में पाई जाने वाली अलग अलग कोशिकाएं हमारे को अलग अलग संरचना के रूप में दिखाई दे सकती हैं। कि क्या कोशिकाओं में कोई समानता दिखाई देती है। हाँ, जैसे आगे हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के अंदर एक जैसे कोशिकांग पाए जाते हैं। उनके अंदर जो बाह्य आवरण है उसमें समानता होती है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसके समानता होती है। तो इस तरह कोशिकाएं एक समान हो सकती हैं। इसी क्रम को अगर आगे बढ़ा, जब कोशिका की जीवित कोशिका की खोज कर ली गई तो उसके बाद आवर्धक लेंस की खोज हो गई और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हो गया। आवर्धक लेंस की खोज और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होने के बाद वैज्ञानिकों को नई नई चीज़ें देखने को मिली। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद जो चीज़ देखने को मिली वो क्या थी, उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद वैज्ञानिकों को पता चला, जैसे मैं कुछ जीवों के नाम लिखता हूँ, जैसे मैं नाम लिखता हूँ या अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास,
ये कुछ जीवों के मैंने नाम लिखे। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ये सभी जीव सिर्फ एक ही कोशिका से निर्मित हैं। सभी जीव किससे निर्मित हैं? एक ही कोशिका से निर्मित हैं, यानी एक ही कोशिका जीवन का रूप है। लेकिन बहुत सारे जीवों के अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं देखने को मिली। तो वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया कि कुछ जीवों के अंदर कुछ जीवों के शरीर की समस्त कार्यप्रणाली एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, और जैसे जैसे जीवों के शरीर की जटिलता बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे जीवों का शरीर बहुकोशिकीय होता जाता है और कार्य प्रक्रिया बढ़ती जाती है। कार्य के आधार पर कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के हमारे को जीव के शरीर में देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले वो है कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका का सिद्धांत क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेल थ्योरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी, या कोशिका के सिद्धांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैज्ञानिकों के अलग अलग गुट थे। तो वैज्ञानिक इस बात को सही तरीके से नहीं समझा पा रहे थे कि क्या सभी जीव कोशिका के से मिलकर बने हुए हैं, क्या कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इन सब बातों पर वैज्ञानिक एक मत नहीं हो रहे थे। इसलिए कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम जो मान्य सिद्धांत दिया, वो मान्य सिद्धांत देने का जो काम किया वो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था थियोडोर स्वान। एक का क्या नाम था भाई? थियोडोर स्वान। और दूसरा जो वैज्ञानिक था इसका नाम था मैथियस स्लाइडन। क्या नाम था इसका? मैथियस स्लाइडन। ये जो थियोडोर स्वान थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। ये कौन से वैज्ञानिक थे? जंतु वैज्ञानिक थे। और जो मैथियस स्लाइडन थे ये वानस्पतिक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? वानस्पतिक वैज्ञानिक थे। ये बोटनी के थे और वो किसके थे? स्वान किसके थे? जूलॉजी के थे। ये जंतु वैज्ञानिक थे और ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, लेकिन दोनों की जो खोज थी उसमें समानता थी। कोशिका के बारे में जो चीज़ें थियोडोर स्वान ने पता लगाई वो सभी बातें मैथियस स्लाइडन ने भी पता कर ली थी। इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया और एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने के बाद सम्मिलित रूप से दोनों ने आपस में मिलकर कोशिका का एक सिद्धांत दिया। इनके द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत को कहा जाता है स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत कहा जाता है। स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत कहा जाता है, जो थियोडोर स्वान एवं मैथियस स्लाइडन ने दिया था। तो एक सिद्धांत तो हम ये पढ़ेंगे, स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे इनके बाद। हालांकि इन्होंने बहुत हद तक कोशिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी जो इन्होंने बातें बताई कोशिका के मामले में वो तर्कसंगत सही तरीके से समझा नहीं पाए, और कुछ पॉइंट ऐसे रह गए जिनको ये बहुत बढ़िया तरीके से अपने सिद्धांत में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। क्या नाम था वैज्ञानिक का? रुडोल्फ विर्चोव नाम था वैज्ञानिक का। इन्होंने कोशिका का दूसरा सिद्धांत दिया जिसे रुडोल्फ विर्चोव के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर रुडोल्फ के विर्चोव के सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई, और इसके बाद आया कोशिका को समझाने के लिए कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया? कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। आज वर्तमान में कोशिका के इस आधुनिक सिद्धांत को ही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कोशिका के बारे में, या कोशिका की थ्योरी को समझाने के लिए। तो अब हम क्रम से हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांतों की, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत पढ़ेंगे हम स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत। उसके बाद हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे रुडोल्फ विर्चोव का सिद्धांत, और उसके बाद तीसरा सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका का आधुनिक सिद्धांत। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बहुत ज़्यादा समय अवधि के वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक स्मार्टफोन के सामने बैठकर इनको लगातार नहीं देख पाओगे। इसलिए हमारा मकसद है छोटे छोटे टुकड़ों में आपको थोड़ा ज़्यादा सिखाना या समझाना। तो अपने जो नेक्स्ट वीडियो की हम बात करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे वो करेंगे कोशिका सिद्धांतों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम स्वान व स्लाइडन के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और उसी क्रम में फिर हम रुडोल्फ विर्चोव के सिद्धांत को, और उसके बाद कोशिका के आधुनिक सिद्धांत को। स्वान व स्लाइडन का सिद्धांत क्या था, इसमें क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को किस तरह रुडोल्फ विर्चोव ने दूर किया, उनको समझाया, और उसके बाद रुडोल्फ विर्चोव के सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई थी जिनको किसने समझाया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत ने समझाया। इसलिए आज इसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कोशिका की थ्योरी समझाने के लिए, इसी सिद्धांत को काम में लिया जाता है। थैंक यू। शेष बचा हुआ दिन आपका बहुत शुभ रहे। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।